सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज के इस एक सेशन में हम लोग कंसोलिडेट करने वाले हैं जर्मनी, इटली और ब्रिटेन तीनों की यूनिफिकेशन प्रोसेस को। यानी कि इस पे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन आज इस एक सेशन के अंतर्गत इन तीनों की यूनिफिकेशन प्रोसेस को किन किन प्रोसेस से होकर जर्मनी यूनिफाई हुआ, किन किन प्रोसेस के फलस्वरूप इटली यूनिफाई हुआ और ब्रिटेन किन तरीके से, किन प्रोसेस से गुजरते हुए अपने आप को यूनिफाई ब्रिटेन बनाता है, इन सभी टॉपिक्स को डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। सबसे पहले अगर बात करें जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन की, तो सबसे पहले जर्मनी की जब केस स्टडी शुरू होती है तो हम लोग जानते हैं कि 1848 जो कि द एज ऑफ रिवोल्यूशन, 1848 में लिबरल्स ने जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई थी और बना के राजा के पास गए थे और राजा को बोला कि आप जो हो जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और आप थ्रू पार्लियामेंट पूरी व्यवस्था को क्या करिए, शासित करिए। राजा इस चीज को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है और उनको फोर्सली क्या हटा देता है और इस तरीके से लिबरल ने जो अटेम्प्ट किया था वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। लेकिन फिर भी आने वाले वक्त में राजा को खुद, कंजर्वेटिव रिजिम्स को खुद रियलाइज होता है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। कब तक साइकिल ऑफ रिप्रेशन एंड जो है साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन चलता रहेगा। बार बार रिवोल्यूशन होगा, बार बार हम उनको रिप्रेस करेंगे, बार बार रिवोल्यूशन होगा, बार बार हम उसको रिप्रेस करेंगे। तो इसकी वजह से कंजर्वेटिव लोगों को खुद रियलाइज हो गया कि अब हमें खुद यूनिफाइड नेशन बनाना चाहिए। लेकिन उसके पीछे भी उनका मोटो था कि अगर हम पूरे जर्मनी को यूनिफाई कर देते हैं या फिर इटली को यूनिफाई कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी शानदार परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस की चाह ने उनको खुद मजबूर किया और साथ ही साथ बार बार होते हुए रिवोल्यूशन ने और बार बार उनके द्वारा किए जाने वाले रिप्रेशन की वजह से कंजर्वेटिव रेजिम को खुद रियलाइज होता है कि अब हमको खुद ही इनिशिएट लेना पड़ेगा और हमको खुद जर्मनी को यूनिफाई करना पड़ेगा, इटली को यूनिफाई करना पड़ेगा। जिसमें जर्मनी की जब हम केस पढ़ते हैं तो ये जर्मनी अलग अलग पैचवर्क्स में था, जर्मन अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था और उन सभी जर्मन स्टेट्स में सबसे जो पावरफुल जर्मन स्टेट था वो था प्रशिया। क्या था? प्रशिया। प्रशिया की अगर बात करें तो प्रशियन जो उस वक्त अंपायर थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। जब ये लिबरल्स लोग जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेके राजा के पास, जिसको वो रिजेक्ट कर देता है। लेकिन समय बदलता है और एक वक्त आता है 1871 का और उसी जर्मन को, जो जर्मन अलग अलग पैचवर्क्स में डिवाइडेड था, वो यूनाइटेड जर्मन नेशन के रूप में उभर के सामने आता है और एक नए राजा जिनका नाम होता है विलियम फर्स्ट, केसर विलियम फर्स्ट, ये उभर के सामने आते हैं। पूरी तरह जर्मन जितने भी जर्मन स्टेट थे वो यूनिफाई होके एक फाइनल क्या बनते हैं, जर्मन नेशन बनते हैं, यानी जर्मनी बन जाता है। तो किन प्रोसेस से बना इसको हम लोग जानते हैं। जब ये टॉपिक आपका स्टार्ट होता है तो कहता है कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। क्या किसी नेशन का आर्किटेक्ट एक आर्मी हो सकती है? मतलब क्या आर्मी किसी देश को बना सकती है? तो इस देश को बिल्कुल आर्मी ने बनाया है। कैसे बनाया देखते हैं। हम जानते हैं कि आफ्टर द 1848 में जो नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन, जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी वो रेवोल्यूशन और डेमोक्रेटिक फॉर्म जो आइडियोलॉजी है उससे हट के उसका थोड़ा एक अलग ही इनिशिएट देखने को मिलता है। मतलब बार बार रेवोल्यूशन के थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को क्या किया जा रहा था, इमर्ज किया जा रहा था। लेकिन अब ये चीजें, अब ये नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो रेवोल्यूशन के थ्रू नहीं बल्कि किसी और के माध्यम से, यानी कंजर्वेटिव रिजिम के थ्रू जो है फैलने वाली है। यानी जो नेशन स्टेट क्रांति के फलस्वरूप आता था, अब वो क्रांति के फलस्वरूप नहीं बल्कि वो राजा महाराजा खुद, होता क्या था, लोग जनता मिलते थे, राजा का विरोध करते थे और राजा को हटाते थे और नेशन स्टेट बनाते थे। अब राजा खुद ही ये जिम्मेदारी ले रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हम खुद देश को यूनिफाई करेंगे, खुद नेशन स्टेट बनाएंगे। यानी वही करा है कि नेशनलिज्म जो है यूरोप में 1848 तक, 48 के बाद मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन, अपने एसोसिएशन से क्या होता है, मूव्ड हो जाता है। जो रेवोल्यूशन और डेमोक्रेसी वाला मामला था उससे हट के मामला हो जाता है नेशनलिज्म का। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव, यानी अब जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है वो खुद कंजर्वेटिव के द्वारा मोबिलाइज हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है इसको हम लोग देखेंगे प्रोसेस जर्मनी और इटली के लिए। हम जानते हैं कि लिबरल्स ने 1848 में कि एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन।
जो मिडिल क्लास थे जिसको आप लोग जानते हैं न्यू मिडिल क्लास, वो आल जर्मन नेशनल असेंबली बनाता है। क्या बनाता है? आल जर्मन नेशनल असेंबली। और उसको बना के जितने भी जर्मन कॉन्फेडरेशन वाले जो स्टेट्स थे, यानी जो जर्मन स्टेट थे, उनको यूनिफाई करके राजा को उसका जो है हेड बनाकर और राजा को कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू चलाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। बट राजा क्या कर देता है? The liberal initiative to the nation building was however repressed by the combined force of monarchy. मोनार्की के द्वारा इस चीज को अपोज कर दिया जाता है, रिप्रेस कर दिया जाता है, इसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। और मोनार्की, मिलिट्री और जो लार्ज लैंड ऑनर, जिनको हम लोग जंकर्स बोलते हैं, इनके द्वारा कंबाइंड फोर्स के द्वारा ये जो इनिशिएट लिया गया था 1848 में मिडिल क्लास के द्वारा कि अब जो है गवर्नमेंट कैसे चलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू चलेगी, यानी पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट चलेगी। इस बात को राजा, मिलिट्री और लैंड ऑनर, जिनको हम जंकर्स बोलते हैं, उनके थ्रू इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनके थ्रू इनको दबा दिया जाता है। और जब दबा देता है तो फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। वक्त बदलता है और प्रशिया क्या था? क्यों प्रशिया का नाम? क्योंकि प्रशिया उस वक्त जितने भी जर्मन स्टेट थे उसमें काफी पावरफुल स्टेट्स के रूप में पावरफुल एम्पायर के रूप में देखा जाता था। तो प्रशिया खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले समय में लेगा और अपने चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम होता है ऑटो वन बिस्मार्क, इनको वो जिम्मेदारी देते हैं। कौन? राजा। कौन? केसर विलियम फर्स्ट, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ नहीं, अभी वो समय बदल चुका है। तो केसर विलियम फोर्थ को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी, जिसको ऑटो वन बिस्मार्क जो है कैरिड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। इनकी मदद से ऑटो वन बिस्मार्क ब्यूरोक्रेसी और प्रशियन आर्मी के थ्रू अभी करने वाले हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं? 3 बड़े युद्ध लड़ते हैं। 3 wars over 7 years, 7 सालों में 3 वार लड़ते हैं, 3 युद्ध लड़ते हैं। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। और फाइनली प्रशिया जीतता है और प्रशिया जीतकर और प्रशिया को फाइनली कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। प्रशिया का यूनिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से 1871 में द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम द जर्मन एम्परर। वो जर्मनी के क्या बनते हैं? यानी जो यूनाइटेड जर्मनी था उसके वो बनते हैं एम्परर 1871 में। यानी कि ये जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो जिम्मेदारी थी राजा ने किसको दिया? चीफ मिनिस्टर। किसको? अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को। और बिस्मार्क जो है 7 सालों में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ते हैं। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। और अपनी टेरिटरी को क्या करते हैं? जो एनेक्स की गई थी फ्रांस के द्वारा, डेनमार्क के द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा, उसको छुड़ाते हैं। और फाइनली जर्मन जितने भी स्टेट थे उनको यूनिफाई करके यूनिफाइड जर्मनी बनाते हैं। और उस यूनिफाइड जर्मनी का जो एम्परर डिक्लेयर किया जाता है वो किया जाता है विलियम फर्स्ट को। और ही क्या बोलते हैं? विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। वर्सेल्स में एक सेरेमनी के अंतर्गत मतलब कार्यक्रम करके उनको बना देता है राजा। कहाँ का? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जर्मनी का क्या होता है? यूनिफिकेशन होता है। वहीं पे ये आप जर्मनी देख रहे हैं, ये मैप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो है ये प्रशियन एम्पायर है, इसका डोमिनेंस काफी शानदार था चूंकि इसने लीड किया प्रोग्राम को। तो इसी के जो किंग थे उस वक्त, इसी के जो एम्परर थे, वही इस पूरे जर्मन स्टेट्स के क्या बनते हैं? किंग बनते हैं। ये कहानी थी किसकी? जर्मनी की। अब हम बात करें इटली की। तो इटली की अगर बात करेंगे, इटली कैसे यूनिफाइड हुआ या इटली यूनिफाइड की बात करें तो इटली उस वक्त, जैसे हम बोलते हैं जर्मनी में जो विलियम फर्स्ट थे वो सिर्फ प्रशियन एम्पायर पे रूल करते थे, लेकिन आफ्टर द यूनिफिकेशन वो जितने भी जर्मन कॉन्फेडरेशन, जितने भी जर्मन स्टेट थे, उन सभी को एक साथ मिलाकर एक जर्मनी बनाया जाता है और उसके वो राजा बन जाते हैं। इटली में वही बात करें, इटली 7 स्टेट्स में क्या था? डिवाइडेड था। इटली पैचवर्क्स में डिवाइडेड था। और गुजिपी मेज़नी कहता था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, यानी कि देश जो है अलग अलग टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, वो यूनिफाइड होना चाहिए, यानी कि वो एक जैसा एक होना चाहिए। लेकिन इटली की बात करें तो इटली तो पूरा है, लेकिन जो राजा थे बेचारे वो सिर्फ इस सार्दिनिया पिडमॉन्ट वाले क्षेत्र पे ही रहते थे, यानी इटालियन प्रिंसली जो हाउस था सिर्फ इन्हीं दोनों क्षेत्रों में ही सीमित था। और इटली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था उस वक्त, और जो राजा महाराजा की जो पावर थी वो सिर्फ लिमिटेड थी सार्दिनिया पिडमॉन्ट तक।
और इसके अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग लोग क्या किए थे, कब्जा किए थे। जैसे ऊपर का जब क्षेत्र आप देखेंगे तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर ने उस पर क्या किया था, कब्जा किया था। नीचे की बात करेंगे तो उसको आप देखेंगे तो बर्बन किंग ऑफ स्पेन ने उस पर कब्जा किया था। वहीं पे जो सेंट्रल इटली की बात करेंगे तो उस पर पैपल स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उस पर पोप ने कब्जा किया था। किसने कब्जा किया था, पोप ने। और सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस सिर्फ इन्हीं सार्दिनिया पिडमॉन्ट वाले क्षेत्र पे ही लिमिटेड था। ये कहानी है इटली की। लेकिन जब वहां के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, कौन थे, विक्टर इमैनुअल सेकंड, खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि इटली को क्या करेंगे, यूनिफाइड करेंगे। लेकिन मोटो क्या है, वही जर्मनी वाला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस का इंक्रीजमेंट, यानी कि पॉलिटिकल डोमिनेंस उनका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक डेवलप भी शानदार हो जाएगा। इस उद्देश्य से वो भी इटली को यूनिफाई करने की खुद जिम्मेदारी लेते हैं। वो भी राजा महाराजा खुद अपने उस क्षेत्र को, जो क्षेत्र अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है, अलग अलग देशों के कब्जे में है, उसको छुड़ा के यूनिफाइड नेशन बनाने का प्रोसेस करते हैं। तो वही चीज है, कंजर्वेटिव खुद, यानी विक्टर इमैनुअल क्या थे, राजा थे, ये खुद कंजर्वेटिव थे और ये जिम्मेदारी लेते हैं। इस जिम्मेदारी को लेकर वो ऐसे इटली से ऐसे इटली में कन्वर्जन करते हैं, यूनिफाइड इटली में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें कन्वर्जन में दो प्रमुख पर्सनालिटी का नाम आता है, एक गुजिपी मेज़नी और एक गुजिपी गैरिबाल्डी। और फाइनली 1861 में इटली क्या होता है, यूनिफाइड होता है। प्रोसेस की बात करें तो ये इटली का मैप है जो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे आपका जो है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे बर्बन किंग ऑफ स्पेन ने कब्जा किया है। यहाँ पे आप लैम्बोर्डी, वेनेटिया, ये सब क्षेत्र को देखेंगे तो इस पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग ने कब्जा किया है। पैपल स्टेट की बात करें तो यहाँ पे जो है पोप ने कब्जा किया हुआ है। सार्दिनिया पिडमॉन्ट की अगर बात करेंगे तो इसी क्षेत्र में बस इटालियन प्रिंसली हाउस था। तो यानी हम समझ चुके हैं कि जो इटली का जो हिस्ट्री था, ये भी हिस्ट्री एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन को दिखाती है। काफी फ्रेगमेंटेड था, इटली टुकड़ों में बटा हुआ था। एंड इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। और बात करें मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। इटली 7 स्टेट्स में क्या था, डिवाइडेड था। और सिर्फ सार्दिनिया पिडमॉन्ट वाले क्षेत्र पे जो इटालियन प्रिंसली हाउस था वो एस्टेब्लिश था। यानी राजा की पकड़ सिर्फ उस सभी स्टेट्स में से सिर्फ सार्दिनिया पिडमॉन्ट वाले रीजन पर ही थी और उनकी व्यवस्था बस उतनी में ही सीमित थी। वक्त बदलता है और जल्द ही राजा खुद जिम्मेदारी लेता है कि हम इस पूरी इटली को क्या करेंगे, यूनिफाई करेंगे, जिसके लिए वो खुद अपने चीफ मिनिस्टर को ड्यूरिंग द 1830s गुजिपी मेज़नी हैड सॉट टू पुट टुगेदर कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर द यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। ये आप थोड़ी सी कहानी आप जानते भी होंगे कि 1830 में गुजिपी मेज़नी के द्वारा, जो कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने यंग इटली नाम की संस्था बनाई, सीक्रेट सोसाइटी बनाई और इसके थ्रू इटली को यूनिफाई करने का प्रयास करते हैं। बट ये अटेम्प्ट क्या होता है, इनका फेल होता है। इसके बाद राजा खुद ही हैड आल्सो फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। अपने गोल के डिसेमिनेशन के लिए उन्होंने यंग इटली को बनाया। सीक्रेट सोसाइटी क्या होती है, आप प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये जो फेलियर था ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1830 टू 1848, मेंटल नाउ द फेल इन सार्दिनिया पिडमॉन्ट अंडर इट्स रूरल किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड टू यूनिफाई द इटालियन। मतलब ये जो रेवोल्यूशन हो रहे थे बार बार यूनिफाई करने के लिए, और वो जो फेल हो रहा था, इसके बाद राजा को खुद रियलाइज होता है कि हम खुद इसको यूनिफाई करें। और जब ऐसा उनको लगता है तो ये नहीं कि कोई उनके अंदर राष्ट्र भाव पैदा हो गया, उनके अंदर भी दिमाग में क्या था, पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस की चाह की वजह से उनको लगा कि इटली को हम क्या कर दें, यूनिफाई कर दें। इटली को क्या कर दें, यूनिफाई कर दें। जिसके लिए अपने चीफ मिनिस्टर कैवियोर को, किसको, कैवियोर को, काउंट कैमिलो डी कैवियोर इनका पूरा नाम था, इन्होंने ये जिम्मेदारी देते हैं और इस मूवमेंट को क्या कर, ये लीड करते हैं। कैवियोर के बारे में बात करें तो ये ना ही रेवोल्यूशनरीज थे और ना ही ये डेमोक्रेट्स थे, ये बस राजा के आज्ञाकारी जो है मंत्री थे। इनको आदेश मिला कि जाओ यूनिफाई करो इटली को। ये जाते हैं और फाइनली इनके बारे में कुछ बातें कही जा रही है कि ये बहुत अच्छा फ्रेंच बोलते थे। ये क्या बोलते थे, बहुत अच्छा फ्रेंच बोलते थे, जिसकी वजह से अपनी टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बनाते हैं फ्रांस के साथ अलायंस बनाते हैं और ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को क्या करते हैं, अपने में मिला लेते हैं, यानी उसको हरा देते हैं, उस क्षेत्र को जो नॉर्दर्न इटली आप देखे थे। तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को फाइनली हटाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये जो एम्पायर जिसपे ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग ने क्या किया था, कब्जा किया था, उसको ये सार्दिनिया पिडमॉन्ट के जो क्या बोलते हैं, राजा कि जो चीफ मिनिस्टर थे, क्या बोलते हैं, कैवियोर,
कैव्योर क्या करते हैं, फ्रांस के साथ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस बनाते हैं और मिलकर इस पूरे क्षेत्र को छुड़ाते हैं। किससे? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर ने जो इस पर कब्जा किया था। और फाइनली 1859 में उसको अपने में मिला लेते हैं। यानी फ्रांस इंजीनियर बाय कैव्योर सार्डिनिया पिडमॉन्ट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859 में उसको अपने साथ मिला लेते हैं। इसके बाद apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. अब ये नॉर्थ वाले पार्ट को फिर इसके बाद गुजिपी गैरिबाल्डी आते हैं, जो सदर्न पार्ट को, यानी जहां पे बर्बर की स्पेन ने कब्जा किया था, उसको हराने के लिए गुजिपी गैरिबाल्डी जाते हैं। गुजिपी गैरिबाल्डी अपने लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स को लेते हैं, लोकल पीजेंट का सहायता लेते हैं और फाइनली ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, और स्पेनिश रूलर्स को क्या करते थे? हरा देते हैं और उस सदर्न इटली को भी अपने में क्या करते हैं? मिला लेते हैं। तो अब आप जब मैप देखते हैं तो इस पार्ट को कैव्योर ने, इसमें सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने मिला दिया, इस पार्ट को गैरिबाल्डी ने मिला दिया। अब बचा बीच वाला, तो बीच वाले जो पैपल स्टेट थे जिसको पोप ने कब्जा किया था, वो अपने आप सरेंडर करता है, कहता है कि हम खुद इटली में मिलने के लिए क्या तैयार है, मतलब कि रेडी है। तो इस तरीके से नदन, सदन और मिडिल ये सब मिलकर एक यूनिफाइड इटली क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। और फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड प्रोक्लेम द किंग ऑफ इटली, यूनाइटेड इटली, वो बन जाते हैं राजा। तो ये प्रोसेस था इटली का यूनिफिकेशन का। किसका था? इटली का यूनिफिकेशन। गुजिपी मैजरी क्या थे? गुजिपी गैरिबाल्डी उन्हें किस पार्ट को जो है यूनिफाइड करा इटली के साथ, और साथ ही साथ कैव्योर ने किस पार्ट्स को जो है इटली के साथ यूनिफाई करने में मदद की। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इस तरीके से हमने देख लिया। और वहाँ पे इलिटरेसी रेट के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल किया कि जब गैरिबाल्डी मूवमेंट करते थे तो ला तालिया का जो नारा वारा लगता था, इटालिया जो शब्द होता था, वो वहाँ के लोग सुने नहीं थे, जिसको वो समझते थे कि विक्टर इमैनुअल्स की वाइफ जो है इस राजा ने, मतलब कि इस क्षेत्र के जो रूलर्स ने कब्जा कर लिया है, उसी को छुड़ाने के लिए हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी कहानियाँ, आइडियोलॉजी तो आपको रीड करना पड़ेगा। मेन जो इंटेंशन है चैप्टर का उसको आपको याद रखना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक है और वो है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। किसका है? यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। और इस ब्रिटेन की यूनिफिकेशन को स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है, यानी कि बड़ा ही अलग मामला है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे जर्मनी हो, इटली हो, चाहे जितने भी देश यूनिफाई हो रहे हैं, वो रेवोल्यूशन हो रहा है, आज़ाद हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, नेशन स्टेट बन जा रहा है। लेकिन जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है कुछ रेवोल्यूशन का परिणाम नहीं है, सडन अपहीवल का प्रोग्राम नहीं है, यानी कोई सडन चेंज, क्रांति हो गई और बदल गया, नेशन स्टेट बन गया, ऐसा कुछ प्रोसेस ब्रिटेन में देखने को नहीं मिलता है। ब्रिटेन में एक लॉन्ग ड्रिवन प्रोसेस चलता है, एक लंबे समय तक, कई शताब्दियों तक प्रोसेस चलता है। और करते करते एक एक जो मतलब कि एथनिक ग्रुप में जिसने लीड किया, वो सभी आसपास के अपने एथनिक ग्रुप वाले लोगों को अपने में मिलाते हुए एक यूनिफाइड ब्रिटेन बना लेता है। इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। और ब्रिटेन की बात करें जो आप आज वर्तमान में आप जो देखते हैं और उस वक्त जो ब्रिटेन था, दोनों में काफी अंतर आप देख सकते हैं। ये यूनिफाइड ब्रिटेन है और ये उस वक्त का ब्रिटेन है। उस वक्त का ब्रिटेन अलग अलग आइलैंड में डिवाइडेड था, जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। इन सबके अपने अपनी एथनिसिटी थी, अपने अपने कल्चर थे, अपने अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे। अब ये कैसे इसमें कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन के माध्यम से। बात करें इसकी तो हम जानते हैं ब्रिटेन, द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट was not the result of sudden upheaval or revolution। ये सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था, यानी जो ब्रिटेन यूनिफाई हुआ वो कोई सडन अपहीवल या रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। ये एक लंबे समय तक चलने वाले प्रोसेस के फलस्वरूप बनता है, कोई सडन चेंज की वजह से ब्रिटेन नहीं बन जाता है। यानी कि ब्रिटेन की अगर बात करेंगे तो ये देख रहे हैं, पहले ये इसमें ये चार आप एथनिक कंपोजिशन के बारे में जानते रहिए, एथनिक लोगों के बारे में जो एग्जिस्ट करते थे, जैसे इंग्लिश लोग, वेल्स लोग, स्कॉटिश लोग और साथ ही साथ आयरिश लोग, यानी आयरलैंड के लोग क्या कहलाते थे? आयरिश लोग कहलाते थे। और कैसे ये चारों के चारों आपस में यूनिफाई होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। बात करें द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल्स हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वन सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। इनका जो प्राइमरी आइडेंटिटी था, जो ब्रिटेन आप देखते हैं, जो प्राइमरी मतलब शुरुआत में जो आप ब्रिटेन की आइडेंटिटी देखे थे वो ऐसी नहीं थी, वो अलग अलग एथनिक वंश में डिवाइडेड थी, जैसे इंग्लिश एथनिसिटी, वेल्स लोग, स्कॉटिश, आयरिश, आयरलैंड के लोग आयरिश, वेल्स, स्कॉटलैंड के स्कॉटिश या स्कॉट, वेल्स के वेल्स, इंग्लैंड के इंग्लिश, इसमें डिवाइडेड थे। इन सबके अपने अपने क्या थे? कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। बट एज द इंग्लिश नेशन
steadily grew in wealth, importance and power. It was able to extend its influence over the other nation of the island. इस आइलैंड में, इस द्वीप में बात करें, इंग्लिश जो एथनिक ग्रुप था, जो इंग्लैंड था, वो स्टेडली ग्रो अप, वो तेजी से ग्रोथ करता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग वेल्दियर पीपल, मतलब उनके पास वेल्थ ज़्यादा हो जाता है। वेल्थ जानने का मतलब वो थोड़ा समझदार हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, उनके पास पैसा भी आ जाता है, और जब ऐसा आता है तो अपने इस इन्फ्लुएंस को ऑल ओवर द जितने आसपास के जो आइलैंड थे उन सब में वो फैलाने का प्रयास करते हैं। यानी कि इनके पास ग्रीव इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, और इसकी वजह से वो अपने इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करने का प्रयास करते हैं, किसके, ओवर अदर द नेशन ऑफ आइलैंड। इस आइलैंड के जितने अलग अलग नेशन थे उन सब तक अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उन्होंने 1688 में अपनी, यानी इंग्लैंड की बात कर रहा है, इंग्लैंड में जो इंग्लिश एथनिसिटी थी, एथनिक ग्रुप था, उसने इंग्लिश पार्लियामेंट जो विच हैड सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, 1688 में मोनार्की की पावर को क्या कर देते हैं, वो अपने देश की जो मोनार्की थी, यानी इंग्लैंड की जो मोनार्की उस वक्त एग्जिस्ट किया करती थी 1688 में, उसकी पावर को सीज कर देते हैं और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना देते हैं। यानी राजा रहेगा लेकिन अंडर कंट्रोल बाई पार्लियामेंट। किसके थ्रू चलेगा, अंडर कंट्रोल बाई पार्लियामेंट। इसके बाद it was the instrument through the which a nation state which England at its center come to the forge। अब ये पहला काम उन्होंने 1688 में किया कि अपनी राजा की पावर को क्या कर दिया, सीज कर दिया। अब इसके बाद वो अगला काम जो करते हैं वो स्कॉटलैंड को कॉन्क्वर, यानी ये इंग्लैंड है, इसने अपने राजा की पावर क्या कर दिया, सीज कर दिया। वेल्थ की बात करें तो वेल्थ लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी से, 15वीं या 16वीं शताब्दी से ही इंग्लैंड का पार्ट बना हुआ था। वहीं भी स्कॉटलैंड को अब देखिए कैसे कन्क्वायर करेंगे, तो ये एक एक्ट साइन करेंगे, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। 1707 में एक एक्ट साइन करते हैं, किसके साथ, स्कॉटलैंड, यानी बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, और इसके फलस्वरूप स्कॉटलैंड जो है इंग्लैंड में क्या होता है, मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है, और बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और बन जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी 1707 में एक एक्ट साइन होता है जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1707, और इस एक्ट के अंतर्गत अब इंग्लैंड का जो डोमिनेशन है वो स्कॉटलैंड पे हो जाता है और बन जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और साथ ही साथ इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, ये अब कब्जा कर लिया, कब्जा का मतलब उसको अपने में मर्ज कर लिया, तो अपने इन्फ्लुएंस को स्कॉटलैंड के ऊपर क्या कर देगा, इंपोज कर देगा, और जिसकी वजह से अब वो पूरी तरीके से आपका पूरी व्यवस्था स्कॉटलैंड की, चाहे कल्चर हो, नेशनल ड्रेस हो या कुछ भी हो, वो सभी रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। वो किसी प्रकार से क्या बोल सकते हैं, रिवोल्यूशन नहीं कर सकते इंडिपेंडेंस के लिए, असर्ट करने के लिए कि नहीं हमको आज़ादी चाहिए, नहीं, पूरी तरीके से उन पर डोमिनेशन किसका हो गया, इंग्लिश पार्लियामेंट का या इंग्लैंड का हो गया, ठीक है। अब द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन व सिस्टमेटिकली सेपरेट, यानी उन सभी चीज़ों को सिस्टमेटिकली, मतलब स्कॉटलैंड के जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, जितने भी कल्चर थे, उन सभी चीज़ों को सिस्टमेटिकली इंग्लैंड के द्वारा सप्रेस कर दिया गया। और द कैथोलिक क्लास दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence। और जब वो अपना इंडिपेंडेंस असर्ट करने के लिए कोई भी रिवोल्यूशन करने का प्रयास करते थे तो उनको बहुत ही सिस्टमेटिकली सप्रेस कर दिया जाता था। साथ ही साथ स्कॉटलैंड की बात करें तो उनको फॉरबिडन किया गया टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, यानी कि वो अपनी गैलिक लैंग्वेज को नहीं बोल सकते, इस चीज के लिए भी उनको सप्रेस किया गया। साथ ही साथ अपने नेशनल ड्रेस को नहीं पहन सकते और फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, बहुत सारे स्कॉटिश लोगों को अपने होमलैंड से भी ड्रिवन आउट कर दिया गया। यानी पूरी तरीके से स्कॉटलैंड पे डोमिनेशन किसका हो चुका है, इंग्लैंड का हो चुका है। और फाइनली इस तरीके से इंग्लैंड में क्या मिल जाता है, स्कॉटलैंड। क्या मिल जाता है, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ऑलरेडी पहले से था, इसको अब मिला देंगे तो बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब बात करें जो अगली जो आइलैंड बचा हुआ उसमें, वो बचा है आयरलैंड। कौन बचा है, आयरलैंड। तो आयरलैंड भी सफर्ड करता है सिमिलर फेट से, उसका भी वही भाग्य होता है। क्या होता है कि इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड की अगर बात करेंगे तो आयरलैंड में वो जो क्रिश्चियनिटी थी हर देश में, उधर के जितने भी देश थे आज भी है, तो क्रिश्चियनिटी में भी दो टर्म्स होते हैं, एक कैथोलिक्स होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो आयरलैंड में भी दो कम्युनिटीज थी आपकी, एक कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में आयरलैंड क्या था, डिवाइडेड था। आयरलैंड क्या था, डिवाइडेड था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में, जिसमें लगातार विवाद बना रहता था। और इंग्लैंड में हम जानते हैं कि प्रोटेस्टेंट डोमिनेट करते थे
और वहीं पे आपके आयरलैंड में कैथोलिक ज़्यादा थे, प्रोटेस्टेंट कम थे। तो जो कैथोलिक ज़्यादा थे और जो प्रोटेस्टेंट कम थे, तो प्रोटेस्टेंट यानी कम वालों को इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे वो सपोर्ट करते थे और उनकी मदद से कैथोलिक के ऊपर वो डोमिनेंस यानी कि आयरलैंड के ऊपर क्या करना चाहते थे, डोमिनेट करना चाहते थे। जिसका विरोध कैथोलिक्स लोग रिवोल्यूशन के थ्रू करना चाहते थे, उसको भी क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। और फाइनली आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मिलाकर एक बड़ा ब्रिटिश अंपायर यानी ब्रिटेन बना दिया जाता है, ब्रिटिश अंपायर बना दिया जाता है। यानी कि द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट फॉर आयरलैंड टू स्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। सो कैथोलिक रिवोल्ट अगेन ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर द सप्रेस। ये चीजें जो की जा रही थी, मतलब भाई आप समझिए इस चीज को कि कैथोलिक रिवोल्ट करते थे। भाई प्रोटेस्टेंट का आप जो है कैथोलिक के ऊपर क्या करना चाहते हैं, डोमिनेंस करवाना चाहते हैं, जिसका विरोध कैथोलिक्स करते थे अपने रिवोल्ट के थ्रू। जिसमें एक रिवोल्ट आप देख सकते हैं वोल्फटोन का। वोल्फटोन ने रिवोल्ट किया, जिस रिवोल्ट को पूरी तरीके से यानी प्रोटेस्टेंट के द्वारा यानी इंग्लैंड के द्वारा दबा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। जिसको आप देख सकते हैं लिखा है आफ्टर फेल्ड रिवोल्ट बाय वोल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 आयरलैंड वाज फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो 1801 में आयरलैंड पूरी तरीके से फोर्सबली इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है इंग्लैंड में। यानी कि 1798 में ये अपना रिवोल्ट करते हैं कि नहीं, हम क्यों भाई आप हम पे क्यों डोमिनेट करेंगे। यहाँ की बात हो रही आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट कम थे तो कम का डोमिनेशन कैथोलिक्स पे कराने के लिए इंग्लैंड उनका हेल्प करता था, जिसका विरोध वो कैथोलिक्स करना शुरू कर दिए रिवोल्ट के थ्रू। जब वो रिवोल्ट करना शुरू किए, जिसमें एक रिवोल्ट लीड किया जाता था वोल्फटोन के द्वारा, ऐसे तमाम रिवोल्ट को उस इंग्लैंड के द्वारा सप्रेस कर दिया जाता है और फाइनली फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। और 1801 में फाइनली स्कॉटलैंड ऑलरेडी मिला हुआ था इंग्लैंड के साथ, वेल्स ऑलरेडी था, अब बचा आयरलैंड। आयरलैंड को पूरी तरीके से क्या किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो पहले से आपका बना हुआ था उसमें, यानी कि 1707 में जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था उसमें आयरलैंड को भी मर्ज कर दिया जाता है और बन जाता है फाइनली ब्रिटिश आइल्स, जिसको 1801 में आप फाइनली देखेंगे जितने भी आइलैंड थे उन सभी आइलैंड पे ब्रिटिश का यानी इंग्लिश पार्लियामेंट का या इंग्लैंड का डोमिनेशन हो जाता है और फाइनली एक बड़ा ब्रिटेन यानी ब्रिटिश नेशन बन जाता है। ब्रिटिश व्यवस्था में देखने को मिल जाती है। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर। यानी डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट करते हुए एक हमें ब्रिटिश नेशन बन के सामने आते हुए देखने को मिल जाता है। और इस तरीके से आपका द ब्रिटिश फ्लैग, जिसको यूनियन जैक बोलते हैं, जब ब्रिटिश का जो नेशनल एंथम था गॉड सेव और नोबल किंग, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, वो सारी चीज़ें इन सभी आइलैंड पे इम्पोज कर दी जाती है, उसके थ्रू वो चलना शुरू हो जाता है। यानी कि हम समझ चुके हैं वर एक्टिवली प्रमोटेड, चाहे वो ब्रिटिश का फ्लैग हो, चाहे वो नेशनल एंथम हो गॉड सेव ऑफ नोबल किंग, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, इन सभी को एक्टिवली प्रमोट किया जाता है। और साथ ही साथ ओल्डर नेशन यानी जो भी नेशन थे जो मर्ज हुए थे वो सभी लोग सर्वाइव ओनली एज अ सबॉर्डिनेट पार्टनर इन द नेशन। वो सभी इस नेशन के सबॉर्डिनेट के रूप में अपना जो है काम कर रहे हैं, मतलब वो सभी लोग उस इंग्लिश पार्लियामेंट यानी इंग्लैंड के अधीन होकर काम करना शुरू करते हैं। और इस तरीके से हम जानते हैं यूनियन जैक हो, नेशनल एंथम हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, इन सभी को इम्पोज कर दिया जाता है बाकी जितने भी नेशन थे और जो नेशन मर्ज हुए थे इंग्लैंड में। और वो सभी नेशन जो मर्ज हुए थे वो एज ए सबॉर्डिनेट नेशन वो सर्वाइव अपना करते हैं। और इस तरीके से फाइनली इस तरीके से जो आप देख सकते हैं वो कन्वर्ट होता है इस तरीके में, यानी यूनिफाइड ब्रिटेन बनता है। और इस तरीके से पूरी कहानी हमारी क्या होती है, खत्म होती है। यानी कि आपको पता होगी कहानी, जब आप इस टॉपिक को देखे थे यहाँ पे सबसे पहले आप जानते रहिए कितने एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड था। तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और साथ ही साथ आयरलैंड। ये आपका इंग्लैंड वेल्स ऑलरेडी 15वीं शताब्दी से एक दूसरे से मिले हुए थे। स्कॉटलैंड को वो अपने मिला लेता है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इसके थ्रू। इसके बाद नदर्न आयरलैंड उसमें पहले से ही आपका जो है जिसमें प्रोटेस्टेंट ज़्यादा थे वो मिलने के लिए तैयार थे क्योंकि उनको हेल्प मिलती थी प्रोटेस्टेंट के द्वारा। लेकिन फाइनली यहाँ के ये जो आयरलैंड है ये डिवाइडेड था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। इन प्रोटेस्टेंट को इनकी सहायता मिलती थी, जिसका विरोध ये मतलब इनका डोमिनेंस सहायता मिलती थी तो ये इस पर डोमिनेंस कराने का प्रयास करते थे, जिसको ये कैथोलिक्स क्या करते थे, विरोध करते थे। यानी इसमें एक वुल्फटोन का नाम भी आता है। ऐसे
ऐसे तमाम भी रिवोल्यूशन हुए होंगे, लेकिन ऐसे सभी रिवोल्यूशन को इनके थ्रू सप्रेस कर दिया जाता है और फाइनली आयरलैंड को फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और 1798 में इनके जितने भी रिवोल्यूशन थे उनको फाइनली खत्म करके 1801 में आपका ग्रेट क्या बोल सकते हैं, एक ब्रिटिश नेशन बनता है। क्या बनता है? ब्रिटेन बनता है और उसमें फाइनली जितने भी आइलैंड थे उस पर इंग्लैंड यानी कि ये इंग्लिश कम्युनिटी है इसका डोमिनेशन स्थापित हो जाता है और इस तरीके से इस प्रकार का जो आइलैंड ग्रुप था वो इस प्रकार के यूनिफाइड नेशन के रूप में यानी ब्रिटेन के रूप में यूनिफाइड हो जाता है। इसीलिए इसको बोला था स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो आई होप आप जर्मनी, इटली और ब्रिटेन तीनों के यूनिफिकेशन प्रोसेस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका जो है कर लिए होंगे और साथ ही साथ तैयार भी कर लिए होंगे। आज के सेशन में इतना ही। इसके जितने भी टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे उसको हमने आज के इस सेशन में डिस्कस किया। आई होप आपको बिल्कुल इसके अगर कोई डाउट हो तो प्रीवियस सेशन को आप जिसमें कि सेपरेट तरीके से जर्मनी, इटली और ब्रिटेन को डिस्कस किया गया उसको आप देख सकते हैं। आज आपने देखा, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद भी अब कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन करिए, उस पर जो है जल्द ही काम करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मत रहिए। थैंक यू।